सुबह का समय था। राम सुख खेत में हल चला रहा था। सूरज धीरे धीरे आसमान पर चढ़ रहा था और पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थी। बैल भी थक चुके थे, लेकिन राम सुख की आंखों में उम्मीद थी। हे धरती माँ, इस बार अगर फसल अच्छी हो गई तो बच्चों की पढ़ाई पूरी करवा दूंगा। अब तो बहुत हो गई उधारी और बेइज्जती। पीछे से गौरी लोटा लेकर आई। सुनती हो, जरा पानी पी लो, सुबह से बिना रुके ही हल चला रहे हो। अरे गौरी, खेत की मिट्टी से ही तो हमारी रोटी है। इसे सींचना ही असली पूजा है। हाँ, पर पूजा करने वाले को भी जिंदा रहना चाहिए। दोनों हंसते हुए कुछ पल को सारी परेशानियां भूल गए। तभी गांव के चौधरी धनीराम प्रधान और साहूकार भोला राम उधर से गुजरे। रामसुख, पिछली बार का कर्ज चुकाने का समय आ गया है, ब्याज सहित। साहूकार जी, फसल कट जाए तो चुका दूंगा। मैं यही मौसम मेरी उम्मीद है। देख रामसुख, उम्मीद से पेट नहीं भरता। अगर पैसे ना दिए तो तेरी जमीन मेरे नाम हो जाएगी। प्रधान धनीराम चुपचाप खड़ा रहा, जैसे सब सुनकर भी अनसुना कर रहा हो। हर बार यही होता है। अरे, कर्ज ने तो हमें घेर कर रखा है। पता नहीं इस बार भगवान क्या करेंगे। गौरी, भगवान से ज्यादा हमें अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा। दिन ढल जाता है। शाम में ही सभी बच्चे खेत में आकर अपने पिता के पास बैठ गए। बापू, मास्टर जी कह रहे थे कि मैं परीक्षा में गांव में सबसे अच्छा करूंगा। बेटा, तेरी पढ़ाई ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। एक दिन तू इस मिट्टी की कीमत सबको दिखाएगा। बापूजी, मैं भी मास्टरनी बनूंगी। बिल्कुल बनोगी बिटिया। इसी बीच आकाश में काले बादल छा गए। बरसात की पहली बूंदें गिरी। राम सुख ने आसमान की ओर देखा और बोला, अब की बार धरती और आसमान दोनों साथ दें तो सब बदल जाएगा। लेकिन गांव में सब जानते थे, राम सुख की मेहनत जितनी भी हो, साहूकार की चालाकी और प्रधान की बेरुखी उसके सपनों के रास्ते में खड़े थे। बारिश का मौसम तो आया, लेकिन जैसे किस्मत फिर से राम सुख से नाराज थी। कुछ दिन तेज पानी बरसा और फिर अचानक से आकाश साफ हो गया। खेतों में पानी कम पड़ने लगा। बीज तो अंकुरित हुए, मगर पौधों को बढ़ने के लिए और नमी चाहिए थी। अरे रे, अगर पानी न पड़ा तो सब बर्बाद हो जाएगा। वे बैलों को धीरे धीरे खेत के एक कोने तक ले गया। मिट्टी को टटोलकर देख रहा था। पौधों की जड़ों में पानी कम होने लग गया था। क्या हुआ जी, इतने परेशान क्यों हो? मिट्टी सूख रही है गौरी। अगर 2-3 दिन में बारिश ना हुई तो सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इतने साल से देख रही हूँ। अरे, धरती कभी पूरी तरह धोखा नहीं करती है। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गांव का माहौल अलग ही था कि किसान पहले ही साहूकार के बीज और खाद लेकर उधर में बोवनी कर चुका था। और अगर फसल खराब होती तो सबकी कमर टूट जाती। इसी बीच भोला राम साहूकार गांव के चौपाल में बैठा था। अरे देखो भाई, जिसने कर्ज लिया है वो महीने भर में चुका दे, नहीं तो ब्याज पर ब्याज चढ़ता जाएगा। उसी में राम सुख वहां पर पहुंचा। साहूकार जी, थोड़ा सब्र करो। मौसम की मार है, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तेरी मेहनत से पेट भरेगा क्या रामसुख? मेरी बात मान, जमीन मेरे नाम कर दे, वरना कर्ज की गिनती भूल जाएगा। राम सुख का चेहरा उतर गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। गांव के प्रधान धनीराम भी वहीं बैठे थे। प्रधान जी, आप ही बताइए, किसान मेहनत ना करे तो गांव का पेट कैसे भरेगा? क्या ऐसे वक्त में हमें दबाना ठीक है? देख रामसुख, नियम सबके लिए बराबर है। उधार लिया है तो चुकाना पड़ेगा। राम सुख को जैसे जमीन खिसकते हुए लगी। उसका गला भर आया, पर उसने खुद को संभाला। घर लौटकर उसने अपने बच्चों की ओर देखा।
राजू किताब लेकर बैठा था। गुड्डी गुड़ियों से खेल रही थी। बापू, स्कूल के मास्टर जी कह रहे थे कि अगर किताबें पूरी हों तो मैं और अच्छा पढ़ सकता हूँ। कैसे कहूँ बेटा, तेरे बाप के पास पैसे नहीं हैं। वे रात देर तक जागता रहा। कभी छत की ओर देखता, कभी अपने बच्चों के सोते हुए शक्ल। उसे लगा जैसे उसकी मजबूरी उसे किसी बड़ी मुसीबत में धकेल रही है। अगली सुबह गांव का नौजवान हरीश उसके पास आया। रामसुख भैया, मैं शहर से लौटा हूँ। वहाँ देखा कि लोग खेती को अलग ढंग से करते हैं, कम खर्च, ज्यादा पैदावार। कैसा तरीका है भाई? जैविक खेती, रासायनिक खाद छोड़कर गोबर, गोमूत्र, नीम का इस्तेमाल। इससे मिट्टी खराब नहीं होती और लागत भी घटती है। बात तो सही कह रहा है, लेकिन अभी तो मैं कर्ज में डूबा हूँ। भैया, अगर हम कोशिश न करें तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। गांव के और लोग भी साथ आएंगे तो साहूकार की पकड़ ढीली हो जाएगी। रामसुख को पहली बार लगा कि कोई उसके साथ है, लेकिन साथ डर भी था। अगर प्रयोग असफल हुआ तो? कुछ दिन बाद बारिश नहीं हुई, खेतों में दरारें पड़ने लगीं। किसान परेशान होकर साहूकार के दरवाजे पर पहुंचा। भोला राम जी, कुछ और उधार दे दीजिए। उधार दूंगा, मगर जमीन गिरवी रखनी होगी। इसी तरह साहूकार ने आधे गांव की जमीन कागजों पर अपने नाम कर ली। सुनते हो, साहूकार ने सुना है सबकी जमीन हड़प कर ली है। अगर उसने तुम पर दबाव बनाया तो फिर मैं लड़ूंगा गौरी, चाहे कुछ भी हो जाए। गौरी की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया। इन मुश्किल हालात में अचानक एक नई आफत आई। एक रात खेतों में टिड्डियों का झुंड उतर कर आ गया। पूरा गांव खेतों में मशाल लेकर दौड़ा। ढोल बजाए गए, शोर मचाया गया, लेकिन टिड्डियों ने आधी फसल चट कर दी। हाय धरती माँ, ये कैसा धोखा दिया। अब रामसुख सचमुच लाचार हो गया था। उसके सपनों के आखिरी दौर भी टूटती हुई नजर आई। टिड्डियों का हमला जैसे पूरे गांव की उम्मीद पर बिजली बनकर गिरा। खेत सूने हो गए, पौधे झड़कर मिट्टी में मिल गए। गांव के कोने कोने में सन्नाटा और निराशा थी। रामसुख खेत के टूटे फसल देखते हुए, हे धरती माँ, मैंने तो अपना सब कुछ लगा दिया था, अब बच्चों का पेट कैसे भरूंगा। उसकी आंखों में आंसू गिरे। वे जमीन पर बैठ गया, मिट्टी की मुट्ठी भरकर अपने सीने से लगा ली। तभी पीछे से साहूकार भोला राम अपनी लाठी टेकते हुए आया। अरे रामसुख, देखा ना मेहनत से क्या होता है। किस्मत साथ न दे तो सब बेकार। अब मेरी बात मान ले, जमीन मुझे सौंप दे, वरना घर भी हाथ से जाएगा। साहूकार, तू तो पहले दिन से यही चाहता था। तूने तो गांव को जाल में फंसा लिया है। जाल नहीं रे, ये तो समझदारी है। अब सोच ले, तेरे बच्चों को भूखा देखना चाहता है या उनके सिर पर छत। साहूकार चला गया, मगर उसके शब्द रामसुख के दिल पर जख्म छोड़ गए। घर लौटकर रामसुख चुपचाप आंगन में बैठ गया। गौरी ने पास आकर धीरे से पूछा, कुछ सोचा? क्या होगा अब? गौरी, लगता है मेरी मेहनत सब मिट्टी हो गई। बच्चों की पढ़ाई भी सब सपना ही रह जाएगा। तभी राजू बाहर आया। बापू, आप चिंता मत करो, मैं काम कर लूँगा, खेतों में मजूरी करूँगा, बस आप हार मत मानो। नहीं बेटा, तुझे खेतों में मजदूरी नहीं करनी, तुझे पढ़ना है। यही तेरे बापू की आखिरी ख्वाहिश है। उसी समय हरीश आया। उसने सब देखा और गहरे सांस लिए। रामसुख भैया, मैं जानता हूँ हालात बुरे हैं, लेकिन साहूकार के सामने झुकना मत। अगर तुम हार मान गए तो गांव के और लोग भी हार जाएंगे। लेकिन हरीश, मैं करूं भी तो क्या? बीज डूब गए, फसल बर्बाद हो गई और ऊपर से कर्ज का बोझ। हम सब मिलकर काम करेंगे।
मैंने शहर से कुछ नए तरीके सीखे हैं। अगर गांव के लोग साथ आएं तो हम खुद मदद कर सकते हैं। लेकिन गांव वाले डर चुके थे। साहूकार का डर उनके दिलों पर छाया हुआ था। हरीश, तेरी बातें अच्छी हैं, लेकिन साहूकार से पंगा कौन ले? हमारे बच्चों का पेट भूखा नहीं रह सकता। मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ेगी। हरीश अकेला पड़ गया। रामसुख ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया कि असली ताकत अभी बाकी है, लेकिन रास्ता कठिन है। अगले दिन चौपाल पर भोला राम ने ऐलान किया, सुन लो सब, जिसने कर्ज नहीं चुकाया उसकी जमीन मेरे नाम होगी। कागज कल तैयार कर लो। सबकी नजरें रामसुख पर टिक गईं। और हाँ, सबसे पहले रामसुख की जमीन मेरे नाम होगी, क्योंकि इसने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। ये सुनकर जैसे गांव वालों पर बर्फ जम गई। रामसुख का गला सूख गया। अब क्या करेंगे? घर से बेघर कर देगा ये। नहीं गौरी, अब और नहीं। चाहे जो हो जाए, मैं अपनी जमीन किसी भी हाल में नहीं दूंगा। उसकी आंखों में आग थी। पहली बार गांव वाले भी चौंक गए। सही कहा रामसुख भैया, अगर ये जमीन गई तो आने वाली पीढ़ियां गुलाम बन जाएंगी। हमें एकजुट होना होगा। साहूकार हंसा। चलो देखता हूँ तुम्हारी ये अकड़ कितने दिन चलती है। उस रात साहूकार ने चोरी छुपे चाल चली। उसने अपने आदमियों से रामसुख के खेत में आग लगवा दी। बापूजी, खेत में आग लग गई। रामसुख और राजू दौड़ पड़े। गांव के लोग भी इकट्ठे हुए। सबने पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आधा खेत जल चुका था। ये सब किसी का काम है, कोई हमें तबाह करना चाहता है। ये साहूकार की चाल है भैया, अब हमें खुलकर लड़ना होगा। अब रामसुख सचमुच सबसे बुरे दौर में था। उसकी मेहनत, सपने, उम्मीदें राख हो चुकी थी। लेकिन इसी राख से धीरे धीरे एक नई उजाला उठने वाला था। खेत की आग बुझ चुकी थी, लेकिन राख से उठता धुआं रामसुख के दिल में जल रहा था। गांव के लोग उसके घर आकर चुपचाप खड़े थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। तुम सब देख रहे हो ना, ये आग मेरे खेत की नहीं, हम सबकी जिंदगी की है। आज मेरी जमीन जली है, कल तुम्हारी भी जल सकती है। रामसुख भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन साहूकार से लड़ना आसान नहीं। उसके पास ताकत है, पैसा है, प्रधान भी उसी का साथ देता है। ताकत उसकी जेब में है, लेकिन मिट्टी हमारी है। अगर हम सब मिल जाएं, तो उसका पैसा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पहली बार गांव वालों ने रामसुख को इस अंदाज में देखा। उसी रात रामसुख ने अपने आंगन में हरीश के साथ बैठकर कसम खाई, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मैं अपनी जमीन साहूकार को नहीं दूंगा। और मैं अकेला नहीं, पूरा गांव खड़ा होगा। यही जज्बा चाहिए भैया। अब हमें खेती का नया तरीका अपनाना होगा। कम पैसों में भी पैदावार बढ़ानी है। अगली सुबह रामसुख ने गांव वालों को बुलाया। हरीश ने सबको जैविक खेती, तालाब बनाने और सामूहिक मेहनत के बारे में समझाया। भाइयों, हम सब एक दूसरे से बंटे हुए हैं। इसी का फायदा साहूकार उठा रहा है। क्यों ना हम सब मिलकर एक साथ काम करें। लेकिन बीज कहाँ से आएंगे? हम सबके पास थोड़ी थोड़ी बची फसल है, वही इकट्ठा करके बोएंगे और गाय भैंस का गोबर गोमूत्र भी इस्तेमाल करेंगे। अगर फसल फिर से खराब हुई तो कम से कम हम ये तो कह पाएंगे कि हमने हार नहीं मानी। क्या तुम सब बच्चों को भूखा देखना चाहते हो? गांव वाले एक दूसरे को देखते रहे। धीरे धीरे कई एक लोग आ गए। ठीक है रामसुख, अब की बार हम तेरे साथ हैं। साहूकार को जब ये खबर लगी तो उसका चेहरा लाल हो गया। अरे, ये सब तो मेरे खिलाफ बगावत है। मैं इन्हें दिखा दूंगा कि मेरी ताकत क्या है। इस बीच गौरी घर में बैठी थी। उसने पति से कहा, देखो जी, मैंने पुराने कपड़े और अनाज बचा कर रखे हैं। ये बच्चों के लिए है, तो तुम चिंता मत करो, हम भूखे रह सकते हैं। पर हाँ,
हम हार नहीं मानेंगे। गौरी, तू मेरी असली ताकत है। तेरे सहारे ही मैं ये लड़ाई जीतूंगा। अगले हफ्ते गांव वालों ने मिलकर एक छोटा सा तालाब खोदा। बारिश की थोड़ी बहुत बूंदें उसमें जमा होने लगी। बापू देखो, पौधे हरे हो रहे हैं। हाँ बेटा, ये हमारी मेहनत का फल है। लेकिन साहूकार कहाँ बैठने वाला था? उसने प्रधान धनी राम से कहा, इन किसानों की हिम्मत बढ़ रही है। अगर इन्हें नहीं रोका तो हमारी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। ठीक कहते हो, लेकिन खुलकर कुछ करेंगे तो गांव में बगावत मच जाएगी। फिर चाल चलनी होगी, धीरे धीरे। और सचमुच साहूकार ने गांव वालों के बीच झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि राम सुख और हरीश सबको धोखा करके अपनी जमीन बढ़ाना चाहते हैं। साहूकार कह रहा था रामसुख सबका अनाज बेच देगा। अगर ये सच हुआ तो? धीरे धीरे लोगों के दिलों में शक घर करने लगा। एक शाम जब राम सुख गांव वालों से काम बांट रहा था तो कुछ लोग पीछे हट गए। रामसुख भाई, हमें डर है कि कहीं तू और हरीश हमें धोखा ना दे दो। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं। ये सब साहूकार की चाल है, समझ क्यों नहीं रहे? लेकिन अफवाहों का असर गहरा था। कई लोग पीछे हटे। हाय, कितनी मुश्किल से सबको जोड़ा था, अब फिर बिखर रहे हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि चाहे अकेले ही क्यों ना पड़ जाए, फिर अपनी जमीन और फिर इज्जत तो बचा कर रहेगा। साहूकार की फैलाई अफवाहें धीरे धीरे असर दिखाने लगी। जिन किसानों ने राम सुख का साथ देने की कसम खाई थी, उनमें से कई एक पीछे हट गए। चौपाल पर जब राम सुख पहुंचा तो उसने देखा कई एक लोग वहां से गायब थे। तो ये है हमारी एकता, थोड़ी सी बातों में टूट गई। भैया, यही तो साहूकार चाहता था। जब तक हम डरते रहेंगे वो हम पर राज करेगा। तभी गांव का प्रधान धनी राम भी वहां आ पहुंचा। रामसुख, बहुत नेता बनने का शौक चला था ना? देखा ना, लोग तेरा साथ छोड़ रहे हैं। प्रधान जी, लोग डरते हैं, धोखा नहीं देते, और एक दिन ये डर भी मिटेगा। घर लौटकर राम सुख का मन भरा हुआ था। गौरी ने देखा तो समझ गई। आज फिर लोग पीछे हट गए। हाँ गौरी, लोग साहूकार की बातों में आ रहे हैं। लगता है मैं अकेला ही रह जाऊंगा। राम सुख, हाय, तुम चिंता मत किया करो। देखो, ऊपर वाला तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेगा। कहाँ अकेले हो तुम? मैं हूँ, बच्चे हैं, और सच हमेशा जीतता है। गौरी की बातें राम सुख के लिए मरहम की तरह थी। इस बीच गुड्डी भी बीमार पड़ गई। खेतों की राख, घर की चिंता ने उसका शरीर कमजोर कर दिया था। देखो जी, गुड्डी को बहुत तेज बुखार है, दवा लानी पड़ेगी। लेकिन पैसे कहाँ से लाऊं? घर में अनाज भी खत्म होने को है। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। उसने पहली बार सोचा कि कहीं हार मान लेना ही बच्चों के लिए आसान तो नहीं। क्या सचमुच मैं गलत कर रहा हूँ? क्या जिद में अपने परिवार को भूखा मार दूंगा? ठीक उसी वक्त हरीश फिर आया। भैया, सुना है गुड्डी बीमार है। मैंने थोड़ी दवा और दूध का इंतजाम किया है। हरीश, तू ही तो है जो आज हमारे साथ खड़ा है। गौरी, मैं सच कहूँ, अब टूटने लगा हूँ। लगता है ये लड़ाई मैं नहीं जीत पाऊंगा। भैया, ये वक्त सबसे मुश्किल है, लेकिन यही वक्त है जब हमें हार माननी नहीं चाहिए। सोचो, अगर तुम झुक गए तो साहूकार और भी ताकतवर हो जाएगा। हरीश की बातें राम सुख के दिल में उतर गई। अगले दिन राम सुख चौपाल पहुंचा। इस बार उसका चेहरा थका हुआ नहीं, बल्कि बहुत बहादुरी वाला था। गांव वालों, तुम सबने मेरी आंखों के सामने देखा, टिड्डियों ने फसल खाई, आग में खेत जलाए, और अब साहूकार हमें बांट रहा है। लेकिन सोचो, अगर हम डरते रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? क्या वे भी इसी तरह साहूकार की गुलामी में जिएंगी? कुछ लोग उसकी बातों से मुतासिर हुए।
रामसुख भाई सही कह रहा है, हम हमेशा डरते रहे तभी तो हालात ऐसे हैं। लेकिन अगर साहूकार ने हमें गांव से निकाल दिया तो? निकाल दे, लेकिन हमारी मिट्टी हमारे खून से मिली है, इसे बेचेंगे नहीं, चाहे जान जाए लेकिन जमीन नहीं जाएगी। धीरे धीरे भेद से हंसी की आवाजें आने लगी। ये देखकर साहूकार का चेहरा लाल हो गया। ठीक है रामसुख, अब देखना मैं तुझे और तेरे साथियों को क्या हाल बनाता हूँ। लेकिन इस बार हालात बदल रहे थे। गांव वालों के दिलों में पहली बार डर की जगह हिम्मत का बीज उगने लगा था। रामसुख भाई, हम सोच रहे थे तू जो कह रहा है वही सही है, अब और डरकर जीना नहीं। अगर सब मिलकर साथ खड़े हो जाएं, तो साहूकार का कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये सुनकर रामसुख की आंखों में चमक आ गई। बस यही चाहिए था भाइयों, अगर हम सब एक हो जाएं तो कोई हमें गुलाम नहीं बना सकता। लेकिन साहूकार भी चालाक था। उसने अगले ही दिन बड़ा वार किया। उसने तहसीलदार को गांव बुलाकर सबके सामने दस्तावेजात लहराते हुए बोला, देखो सब, जिसने भी मुझसे कर्ज लिया है उसके नाम का हिसाब यहाँ है। अगर आज के दिन तक रकम न दी तो जमीन मेरे नाम होगी। गांव वालों में खिलबली मच गई कि कई एक लोग रोने लगे। हाय राम, हमारी जमीन चली जाएगी, हम कहाँ जाएंगे फिर? तहसीलदार ने भी कठोर आवाज में कहा, नियम तो नियम है, कागजात सही हैं, कर्ज चुकाना ही होगा। सबकी नजर रामसुख पर गई। वे खड़ा हुआ तेज आवाज में बोला, साहूकार, तेरे कागज झूठे हैं, तूने हमें मजबूरी में फंसाया है, लालच और डर से। ये जमीन हमारी माँ है, इसे हम तेरे नाम नहीं करेंगे। तू कौन होता है रोकने वाला? कागज पर दस्तखत होंगे तो जमीन मेरी होगी। दस्तखत खून से भी कर दूंगा, पर इस मिट्टी को तेरे हवाले नहीं करूंगा। उसकी आवाज सुनकर भीड़ में जोश आ गया। हाँ, हमारी जमीन नहीं जाएगी। पहली बार गांव वालों ने खुलकर विरोध किया। ये देखकर साहूकार बौखला गया। उसने तहसीलदार के कान में कुछ कहा और पैसे थमा दिए। जो भी कर्जदार है उसे कल तक चुकाना ही होगा, नहीं तो पुलिस आएगी। उसी रात हरीश ने एक सुझाव दिया। भैया, हमें सबूत चाहिए। साहूकार ने कई बार किसानों से झूठे कागज पर जबरदस्ती दस्तखत करवाए हैं। अगर ये साबित हो गया तो उसका खेल खत्म। पर सबूत कैसे मिलेगा? मैंने सुना है उसके घर में ही पुराने कागज रखे हैं। अगर हम उन्हें पकड़ लें तो सच सामने आ जाएगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। लेकिन उसके घर में जाना मतलब अपनी जान जोखिम में डालना। जोखिम को लेना ही पड़ेगा, गांव की इज्जत का सवाल है। अगले दिन रामसुख और हरीश छुपकर भोला राम के घर पहुंचे। अंधेरी रात थी। दोनों ने खिड़की से अंदर झांका। अलमारी में कागजों के बंडल रखा था। यही है भैया, यही सबूत है। दोनों ने मिलकर कागज निकाल लिए। किसी तरह रामसुख और हरीश ने सबूत सुरक्षित निकाल लिए। अगले दिन उन्होंने चौपाल पर पूरे गांव के सामने कागज खोलकर रख दिए। देखो सब, ये कागज झूठे हैं। साहूकार ने ब्याज का हिसाब बढ़ाकर सबको फंसाया है। कई कर्ज तो पहले ही चुका दिए गए थे, लेकिन उसने धोखे से लिख के रखा। गांव वाले कागज देखकर हक्के बक्के रह गए। साहूकार हमें लूट रहा था। हमसे धोखा हुआ है। अब फैसला तुम्हें करना है, डर कर जीना है या इज्जत से। भीड़ उबल पड़ी। इस बार सबने मिलकर नारा लगाया, साहूकार मुर्दाबाद, साहूकार मुर्दाबाद, जमीन हमारी है, जमीन हमारी है। साहूकार और प्रधान दोनों के चेहरे उतर गए। तहसीलदार भी चुप हो गया क्योंकि सच सामने आ गया था। चौपाल पर जब सारे सबूत सामने आ गए तो गांव वाले के सीने में वर्षों से दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। साहूकार और प्रधान का चेहरा उतरा हुआ था। ये है तेरी सच्चाई भोला राम, तूने हमें बरसों लूटा। हमारी मेहनत के दाने तूने सोख लिए। ये सब झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया।
साहूकार, अब तेरी झूठ की उम्र खत्म हो गई है। देख, ये पूरा गांव तेरे खिलाफ खड़ा है। भीड़ ने एक सुर में नारे लगाने शुरू किए। ये देखकर तहसीलदार भी समझ गया कि अब भीड़ को दबाना आसान नहीं। भोला राम, अब तेरे कागज किसी काम के नहीं। ये सबूत तेरे खिलाफ हैं।